की स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी देर से एक सुनसान सड़क पर अकेला ही चला जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। तब एक पुलिस ऑफिसर उस आदमी से कहता है कि हम तुम जैसे ही दिखने वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए हमें तुम्हारी आईडी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन वो आदमी उन्हें इस चीज के लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे हैंडकफ्स लगाने लगते हैं तो वो आदमी गुस्से में जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं, जैसे कि गाड़ी के शीशे भी। साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर्स भी पीछे गिर जाते हैं। तब ये देखकर हम समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास कुछ पावर्स हैं और इन पावर्स को साइकोकिनेटिक कहा जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक कैबिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं और उसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। और इतनी ही देर में उस आदमी के पास एक डॉक्टर आता है और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर माइकल। और वो डॉक्टर उस आदमी को बताता है कि मैं साइकोकिनेटिक पर स्टडी कर रहा हूँ। और अब हमें यहाँ पर उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम जैक होता है। इसके बाद डॉक्टर माइकल उसे बताते हैं कि असल में मैं एक फैकल्टी का मालिक हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं और मेरी टीम के लिए जैक को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। अब डॉक्टर माइकल जैक को एक इंजेक्शन देता है ताकि जैक अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर डॉक्टर माइकल जैक को ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक लड़की ने बताया है और उस लड़की का नाम रेचल है। असल में रेचल डॉक्टर के साथ उसी के इंस्टीट्यूट में रहती है। यहाँ पर जैक डॉक्टर माइकल से कहता है कि मैं रेचल से मिलना चाहता हूँ, जिस पर डॉक्टर माइकल भी उसे रेचल से मिलवाने के लिए एग्री हो जाता है। अब ये रेचल थी कौन और उसका जैक से क्या ताल्लुक था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हम जैक को देखते हैं और कोई उससे पूछता है कि तुमने उस दिन उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्या किया था। लेकिन यहाँ पर जैक इस बात का जवाब तो नहीं देता, बल्कि वो बार बार रेचल से मिलने के लिए कहता है। तो वो लोग भी जैक को बार बार गुस्सा दिलाकर उसकी पावर्स को देखना चाहते थे। इसके बाद दूसरी वीडियो फुटेज में हम रेचल को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि जैक यहीं पर ही है और अगर तुम जैक से मिलना चाहती हो तो हमें रिसर्च को कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसके बाद ही तुम जैक से मिल सकती हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेचल पिछले कई सालों से जैक से नहीं मिली और साथ साथ जो आदमी ये सारी बातें रेचल को बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर माइकल ही थे। और अब हमें यहाँ पर डॉक्टर माइकल और रेचल की बातों से पता चलता है कि जैक और रेचल एक दूसरे को पसंद करते हैं और जैक को यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके थे और अगले 10 महीनों तक उसे यहीं पर ही रहना था। लेकिन अभी तक डॉक्टर माइकल ने जैक को रेचल से नहीं मिलवाया था। नेक्स्ट सीन में हम जैक को उसके फ्रेंड से बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर जैक अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे डॉक्टर माइकल ने अभी तक रेचल से नहीं मिलवाया और मुझे किसी भी तरह करके रेचल को ढूंढना ही होगा। अब यहाँ पर जैक डॉक्टर माइकल से मिलने सीधा उसकी कैबिन में जाता है। वहाँ जाकर जैक डॉक्टर माइकल से कहता है कि मुझे यहाँ पर आए 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक मैंने रेचल को यहाँ पर नहीं देखा, मैं उसे नहीं मिला और अब मैं किसी भी सूरत उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर फिर डॉक्टर माइकल उसे बताता है कि असल में रेचल एक रिसर्च में है, यानी कि वो एक रिसर्च का हिस्सा है जहाँ पर वो किसी से भी नहीं मिल सकती। तब ये सुनकर जैक डॉक्टर माइकल से पूछता है कि आखिर तुम रेचल के साथ क्या कर रहे हो, कहीं तुम उसकी स्पाइन से कुछ निकाल तो नहीं रहे, इन्हें जैसा तुमने मेरे साथ किया था वैसा। ये कहकर जैक डॉक्टर माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब इस पर डॉक्टर माइकल उसे याद करवाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तब ये सुनकर जैक को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो डॉक्टर माइकल पर हाथ उठा देता है, जहाँ फिर बाद में डॉक्टर माइकल अपने गार्ड को बुला लेता है जो आते ही जैक की बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जैक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होकर जाती है एक कैबिन की तरफ जहाँ पर 3 लोग रेचल को पकड़कर लाए थे। वो लोग उसके फेस को ब्लैक कपड़े से कवर्ड कर देते हैं ताकि रेचल अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना कर सके। और अब एक नर्स रेचल की बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है डॉक्टर माइकल पर जो कि अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर हम उसे एक आदमी से बात करता हुआ देखते हैं और उस आदमी की एक आंख पर काली पट्टी बंधी हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर माइकल उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने कोल्ड
रिव्स को ढूंढ लिया है। ये कहकर डॉक्टर माइकल उस आदमी को अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है। अब ये आदमी कौन होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। फिर डॉक्टर माइकल इंस्टीट्यूट के किसी और डॉक्टर से जैक की डोज 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर में बढ़ाने के लिए कहता है और फिर वो डॉक्टर उस सिरम को डॉक्टर माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। उधर हम दिखते हैं रेचल को, जिसके फेस से वो कपड़ा हट जाता है और जैसे ही नर्स उसे इंजेक्शन देने लगती है तो रेचल अपनी पावर से वो इंजेक्शन उसी नर्स को लगा देती है। अब यहाँ पर रेचल की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसलिए दूसरा आदमी डॉक्टर माइकल को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन तब तक रेचल उस आदमी को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर चुकी होती है। फिर डॉक्टर माइकल वहाँ पर आते ही रेचल को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रेचल फौरन ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर माइकल अपनी टीम को धमकी देता है कि ये गलती रिपीट ना हो, यानी ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपने गार्ड को कहकर रेचल को अपने घर भिजवा देता है और जब वो रेचल के पास बैठा था तो उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो भी रेचल को पसंद करता है। इसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और उसके फेस को भी ब्लैक कपड़े से कवर किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर से उस ब्लैक कपड़े को फाड़ देता है और खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जैक वहाँ से भागकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे भी वहाँ से लेकर भाग जाता है और इसी दौरान जैक को पता चल गया था कि रेचल असल में डॉक्टर माइकल के घर पर है। इसीलिए वो दोनों सीधा डॉक्टर माइकल के घर जाते हैं, जहाँ अपने घर में पहले से ही डॉक्टर माइकल मौजूद होता है और यहाँ पर उनके बीच काफी लड़ाई होती है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि डॉक्टर माइकल के पास भी जैक और रेचल जैसी पावर्स हैं। फिर इसके बाद जब वो लोग गार्ड और उसके साथियों को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो जैक, उसका फ्रेंड और रेचल डॉक्टर माइकल को इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फिर लास्ट में बेचारा जैक का फ्रेंड पकड़ा जाता है। उधर जैक और रेचल के पीछे डॉक्टर माइकल का एक आदमी पड़ जाता है, जिसे जैक अपनी बहुत सारी पावर्स का इस्तेमाल करके मार देता है। अब इतनी पावर्स इस्तेमाल करने की वजह से जैक भी कमजोर होने लगता है। फिर लकीली वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी को रोककर रेचल जैक की हेल्प करती है, यानी वो जैक को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाती है। जहाँ रास्ते में जैक रेचल से पूछता है कि क्या तुम पहले ये बात जानती थी कि डॉक्टर माइकल हम में से एक है, जिस पर रेचल जैक को बताती है कि डॉक्टर माइकल हमारा डीएनए निकाल कर खुद पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो हमारे जैसा बन सकता है। उधर डॉक्टर माइकल अपने कैबिन में उसी पट्टी वाले आदमी से मिलता है और यहाँ पर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम लेविन होता है। फिर डॉक्टर माइकल लेविन और अपने गार्ड को जैक के घर भेजता है और अपने 2 गार्ड्स को वो अपने साथ रखता है। उधर जैक और रेचल जैक के घर पहुंचते हैं, जहां पर जैक के फादर जैक को इतने सालों बाद देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैक के फादर उन दोनों को किसी आदमी से मिलवाने वाले थे, यानी एक ऐसा आदमी जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। अब रात होने पर रेचल जैक से उसकी फैमिली और उसे पावर्स कैसे मिली इसके बारे में पूछती है, जिस पर जैक उसे बताता है कि मुझे ये सारी पावर्स बचपन में ही मिल गई थी और जब मैं 17 इयर्स का हुआ तो मुझसे ये पावर संभाली नहीं गई और इसी वजह से मेरी मदर की मौत हो गई। अब हालांकि एक एक्सीडेंट था, लेकिन इसका जिम्मेदार जैक खुद को समझता था। ये बताते हुए जैक रोने लगता है। तब उसकी बातें सुनकर रेचल भी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वो जैक को रिलैक्स करती है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर माइकल उस सीरम का डोज बढ़ाकर उसे खुद में इंजेक्ट करवाता है और उसे ऐसा करते हुए उसका एक गार्ड देख लेता है और अब देखते ही देखते डॉक्टर माइकल की पावर्स बढ़ जाती हैं। इसी टाइम लेविन और वो गार्ड जैक के फादर के घर पर आते हैं और वो उनसे जैक के बारे में पूछते हैं, जिस बात पर यहाँ जैक के फादर कहते हैं कि वो तो घर पर नहीं आया और इवन मैं पिछले 10 सालों से उससे नहीं मिला, लेकिन वो गार्ड जबरदस्ती घर में घुस जाता है और वो जैक के फादर को काफी मारता भी है, साथ साथ वो उन्हें धमकी भी देता है जैक के बारे में बताने के लिए। इसी टाइम जैक रेचल को वॉशरूम में छुपने के लिए कहता है और खुद वो नीचे अपने फादर के पास आता है, जहाँ पर आकर वो देखता है कि उस गार्ड ने उसके फादर को गन पॉइंट पर लिया हुआ है, लेकिन जैक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गन को उस गार्ड की तरफ ही मोड़ देता है, लेकिन तभी पीछे से लेविन आकर जैक के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जैक इंजर्ड होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता
है कि जैक के फादर के पास भी वही सारी पावर्स हैं जो जैक के पास हैं, और अब वो अपनी पावर से उस गार्ड पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन लेविन उसके फादर को शूट कर देता है, जिससे जैक के फादर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब लेविन रेचल को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जहां काफी लड़ाई के बाद वो गार्ड रेचल के पाँव में गोली मार देता है, जिसके जवाब में रेचल अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गार्ड के सर को ब्लास्ट कर देती है और खुद भी वो कमजोर होकर वहीं पर ही गिर पड़ती है। उधर हम जैक और लेविन को देखते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर जैक लेविन को शूट कर देता है, लेकिन बाद में लेविन जैक पर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो सीधा डॉक्टर माइकल के ऑफिस जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर माइकल दिखाया जाता है, जो कि पहले की निस्बत अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। साथ साथ दिखने में भी उसका फेस कोई नॉर्मल नहीं लग रहा था, बल्कि काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद डॉक्टर माइकल का गार्ड उसे पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब डॉक्टर माइकल जवाब में उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काफी ऊपर से गिराकर मार देता है। फिर डॉक्टर अपने साथी को ये सब एक एक्सीडेंट बताकर उसकी डेड बॉडी को कहीं पर दफनाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं जैक को, जिसे अब होश आ गई होती है, और जब वो रेचल के पास जाता है तो वो उसे बेहोश पाता है। इसीलिए वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करके उन्हें घर का एड्रेस बताता है और खुद वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होकर जाता है डॉक्टर माइकल पर, जहाँ पर डॉक्टर माइकल सीधा जैक के फ्रेंड के पास उससे मिलने जाता है और वहाँ जाकर वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैक के फ्रेंड के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अकेला डॉक्टर माइकल का सामना कर सके, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक डॉक्टर माइकल का मुकाबला करता रहता है। लेकिन लास्ट में डॉक्टर माइकल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर हम एक बात समझ पाते हैं कि साइकोकिनेटिक पावर बहुत ही कम लोगों के पास है, और डॉक्टर माइकल ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके डीएनए से सीरम बनाकर खुद को नॉर्मल इंसान से साइकोकिनेटिक में बदलना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके। और इस चीज में काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुका था। इसके बाद लेविन डॉक्टर माइकल से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर माइकल की सिक्योरिटी का उसके पास कॉल आता है। वो उसे बताता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए डॉक्टर माइकल एक आदमी को बाहर भेजकर बाकी बची सिक्योरिटी को अपने कैबिन में बुला लेता है। और जब वो आदमी बाहर चेक करने के लिए जाता है तो जैक पीछे से आकर उसे शूट कर देता है, जहाँ लेविन भी अब जैक को रोकने के लिए बाहर जाता है। और वहीं पर डॉक्टर माइकल अपने दूसरे साथी को एक और इंजेक्शन वहाँ पर लाने के लिए कहता है। उधर लेविन बाहर जाते ही जैक के चेस्ट में एक इंजेक्शन लगा देता है, और फिर यहाँ पर दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके दौरान जैक वही इंजेक्शन लेविन की गर्दन में लगा देता है, जिससे लेविन अब कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। और इसी टाइम मौके का फायदा उठाकर जैक एक एग से लेविन के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे लेविन की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उधर कैबिन में डॉक्टर माइकल एक और सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अब वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और अब तो वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि काफी भयानक और काफी डरावना लग रहा था वो। उधर जैक डॉक्टर माइकल के एक साथी को मारने के बाद अब उसका सामना सीधा डॉक्टर माइकल से होने वाला था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर से भारी पड़ने लगते हैं। और इसी बीच जैक एक एग से डॉक्टर माइकल के दूसरे साथी के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से उसकी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को हवा में उठा देते हैं, और अब यहाँ पर इतनी भयानक लड़ाई के बाद दोनों ही खून से भर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, यानी वहाँ की बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों अब नीचे गिर जाते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर माइकल अब वहाँ से बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैक काफी दूर तक उसका पीछा करता है। इसके बाद डॉक्टर माइकल जैक को जलती हुई गाड़ी के सामने पाता है। अब जैक यहाँ पर काफी अग्रेसिव हो जाता है, इसी वजह से वो डॉक्टर माइकल को हवा में उठा देता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं। और पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जैक की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रेचल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ टीवी पर 11
11 लोगों के मरने की न्यूज चल रही थी और इन 11 लोगों में जैक, उसके फादर और डॉक्टर माइकल भी शामिल थे। उधर फिर रेचल को जैसे ही होश आता है और जैसे वो टीवी पर डॉक्टर माइकल को देखती है तो तभी अचानक से वो टीवी ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर रेचल काफी घबरा जाती है, काफी हैरान हो जाती है। इस सीन के साथ पहली मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अब हमारी दूसरी नरेटर फिल्म म्यूटेंट क्रॉनिकल्स को एक्सप्लेन करेंगी। मूवी का स्टार्ट एक इवल मशीन के बारे में बताते हुए होता है, जो कि मूवी में दिखाए जाने वाले टाइम के 10,000 साल पहले इस दुनिया में आई थी। वो मशीन अर्थ पर एक खास मकसद के लिए आई थी, जिसके अंदर वो मशीन जमीन के डेड लोगों को एक खौफनाक क्रिएचर के अंदर चेंज कर देती है, जिनको मूवी में म्यूटेंट्स का नाम दिया गया है। वो म्यूटेंट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और इंसानों को मार रहे थे। उनका मकसद सारे इंसानों को मारकर इस दुनिया पर खुद कब्जा करना था। बहुत से लोग इन म्यूटेंट्स का शिकार हो चुके थे और इंसानों ने इन म्यूटेंट्स की वजह से बहुत मुश्किलें सही थी, जिसके नतीजे में अब एक वॉरियर इंसानों को बचाने के लिए खड़ा होता है। वो काफी सारे स्टेट्स के लोगों को इकट्ठा करता है इन म्यूटेंट्स को मारने के लिए, ताकि उनको खत्म करने के बाद इंसान चैन से जिंदगी गुजार सके। उस वॉरियर का नाम नियाग-टेन था और वो लोग फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद उन सारे म्यूटेंट्स को मारकर उस इवल मशीन को फाइनली जमीन के नीचे दबा देते हैं, जो कि डेड लोगों को म्यूटेंट में चेंज कर रही थी। उस मशीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अब एक बुक में लिखी गई थी, जिसका नाम क्रॉनिकल्स था। वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट होने की वजह से अपने नियाग-टेन के डिसेंडेंट्स के पास ही थी। जिसके बाद मूवी का सीन कट होता है और हमें सन 27,007 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्थ के रिसोर्सेज बिल्कुल थोड़े से रह चुके हैं और अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से यहाँ पर स्टेट्स भी थोड़ी ही रह गई थी और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर 4 बड़ी स्टेट्स आपस में लड़ रही थी। यहाँ अब हमें वॉर ग्राउंड का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर 2 बड़ी स्टेट्स आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो दोनों स्टेट्स आपस में एक दूसरे को अपने लिए खतरा समझ रही हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि सबसे बड़ा खतरा तो उनके पाँव के नीचे है, यानी वो इवल मशीन जो कि नियाग-टेन ने बहुत मुश्किल से जमीन के नीचे छुपाई थी। हमें लेफ्टिनेंट मिच को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान है क्योंकि उसकी फौज के काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो अपने सारे सोल्जर्स को अगले हमले के लिए तैयार करता है और अपने साथी से कहता है कि अगर मैं मर गया तो प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। जंग दोबारा शुरू होती है और मिच की आर्मी अपने ओपोनेंट्स पर टैंक की हेल्प से बॉम्ब की बम्बार्डमेंट कर रहे थे और इस बम्बार्डमेंट से वही हुआ था जिसका खतरा था, यानी उस बम्बार्डमेंट से उस इवल मशीन का गेट खुल चुका था, जिसको बहुत मुश्किल से हजारों साल पहले यहाँ पर बंद किया गया था। और अब उस इवल मशीन के अंदर से बहुत से इवल म्यूटेंट्स निकल रहे थे, जिनके बारे में मैं मूवी में पहले आपको बता चुकी हूँ। वो म्यूटेंट्स बहुत बुरे तरीके से दोनों आर्मीज के लोगों को मार रहे थे। सोल्जर्स अभी तक उन म्यूटेंट्स के बारे में नहीं जान पाए थे। उनको लग रहा था कि वो आपस में ही जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन सबको सच्चाई का पता तब चला था जब वो एक एक करके म्यूटेंट्स बहुत सारे उनके सामने आ गए थे। उन्होंने तकरीबन सारे ही सोल्जर्स को मार दिया था, जिसके बाद वो म्यूटेंट्स उन डेड सोल्जर्स को उसी इवल मशीन की तरफ लेकर जा रहे थे, जो इवल मशीन डेड लोगों को म्यूटेंट्स में चेंज करती है। उन म्यूटेंट्स को मारना या उनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ कोई भी सोल्जर ये काम नहीं कर पाया था, इसलिए वो सोल्जर डर कर मैदान छोड़कर भाग चुके थे और यहाँ एक आदमी लेफ्टिनेंट मिच को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके नतीजे में मिच वहाँ से बचकर भाग चुका था और मिच ही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। सीन शिफ्ट होते हैं कुछ मॉन्क्स की तरफ। हमें पता चलता है कि सीनियर मॉन्क नियाग-टेन के डिसेंडेंट है, यानी वो नियाग-टेन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ उन्हें इवल मशीन के खुलने की खबर दी जा रही थी, जिसका उन्हें पहले से डर था कि वो मशीन खुलकर वहाँ से म्यूटेंट्स निकलेंगे और पूरी दुनिया में इंसानों को मारते हुए तबाही फैला देंगे। सीन कट होता है और हमें 6 वीक्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों स्टेट्स की आर्मी आपस में मिल चुकी है उन म्यूटेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन चारों स्टेट के सोल्जर्स भी मिलकर उन म्यूटेंट्स को नहीं हरा पा रहे और अब जमीन पे रहने वाले लोगों ने जमीन को छोड़ने का इरादा कर लिया है। वो सब लोग जमीन से इवैक्यूएट कर मार्स पर जा रहे हैं, लेकिन ये फैसिलिटी भी सिर्फ रिच लोगों के लिए थी। गरीब लोग तो पहले ही म्यूटेंट्स के हाथों मर चुके थे और जो बाकी थे वो भी मारे जा रहे थे।
सीन कट होता है और हमें दोबारा मॉन्क्स का सीन दिखाया जा रहा था। वो लोग क्रॉनिकल बुक पढ़ रहे थे, यानी वही हिस्टोरिकल बुक पढ़ रहे थे जिसमें उस इवल शिप की स्टोरी थी। उसके अकॉर्डिंग उनके पास एक तरीका था उस इवल शिप को डिस्ट्रॉय करने का, जिसके लिए उन्हें सारे स्टेट्स के लोगों को इकट्ठा कर एक टीम बनानी थी और फिर वो टीम मिलकर होली स्वॉर्ड्स की हेल्प से म्यूटेंट्स को मारकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यहाँ अच्छी बात ये थी कि जो इस टीम का हिस्सा होगा उनकी फैमिली मेंबर्स को मार्स में जाने के लिए इवैक्यूएशन टिकट्स दिए जाएंगे। यहाँ मॉन्क पहले स्टेट के ऑनर और कॉर्पोरेशन से मिलते हैं, उन्हें वो सारी स्टोरी बताते हैं, लेकिन अब हम देख रहे थे कि स्टेट के चीफ ने मॉन्क की हेल्प करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि म्यूटेंट से बचने के लिए इस दुनिया को छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद अब मॉन्क मिच से मिलते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में काफी परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पास उसकी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए इवैक्यूएशन टिकट्स नहीं थी। मॉन्क उसे टीम का मेंबर बनने की ऑफर करते हैं, लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देता है कि अब उसे इस दुनिया के मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब वो मॉन्क की दी हुई इवैक्यूएशन टिकट्स को भी छोड़कर वहाँ से वापस आ चुका था। लेकिन मिच के अंदर कहीं न कहीं अभी भी इंसानियत मौजूद थी। वो इंसानों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि वो मॉन्क की हेल्प करेगा और वो उनसे मिलने के लिए जैसे ही टेंपल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से बहुत से लोग मौजूद हैं। वो यहाँ पर किसी टिकट्स के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी मॉन्क के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसके घर पर इवैक्यूएशन टिकट्स आ चुकी थी, जिसे देखते ही मिच की वाइफ, जो कि अपने और अपनी बेटी के लिए पॉइजन तैयार कर रही थी, वो अपना फैसला चेंज कर देती है, क्योंकि इवैक्यूएशन टिकट्स को देखकर वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हो चुकी थी कि वो लोग बच जाएंगे। सीन्स दोबारा टेंपल की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर मॉन्क उन सारी टीम को ब्रीफ कर रहे थे। वो सबको बता रहे थे कि उनके पास एक खास डिवाइस है जिसको मशीन के मेन पार्ट के अंदर लगाने से वो मशीन इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन यहाँ परेशानी की बात ये थी कि ये मशीन एक ट्रिगर से चलनी थी, जिस ट्रिगर का एक्टिवेटर उनके पास मौजूद नहीं था। मॉन्क उन्हें बता रहे थे कि वो एक्टिवेटर की उन्हें किसी न किसी तरह ढूंढनी होगी। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जा रहा था। वो मॉन्क के साथ ही रहा करती थी और वो सारी टीम मेंबर को लेकर एक खास रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर एक म्यूटेंट कैद था। वो लोग इस म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरह म्यूटेंट्स को मारा जाए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि म्यूटेंट्स किसी भी चीज से नहीं मर रहे, इवन वो म्यूटेंट्स फायरिंग से भी नहीं मर रहे थे। म्यूटेंट के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और म्यूटेंट अब गुस्से में एक मॉन्क पर अटैक कर देता है और वो मॉन्क बहुत आसानी से उससे लड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसे हरा देती है, जिससे उन्हें म्यूटेंट्स को मारने का रास्ता मिल चुका था। उनको पता चल गया था कि वो लोग म्यूटेंट्स को होली स्वॉर्ड की हेल्प से मार सकते हैं। जिसके बाद वो सब लोग म्यूटेंट से लड़ने के लिए तैयार थे। वो सभी लोग एक शिप के अंदर बैठते हैं और यहाँ पर सारे मॉन्क्स भी उनकी हेल्प के लिए उसी शिप के अंदर थे। वो लोग उस शिप के जरिए इवल शिप तक पहुँचना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ हवा में ही उनका सामना होता है एक सोल्जर शिप से। असल में उनके अंदर सोल्जर्स नहीं थे बल्कि म्यूटेंट्स थे, जो कि उनकी शिप को हवा में ही जला देता है और अपनी जान बचाने के लिए उन सब लोगों को एक इवैक्यूएशन पॉड के अंदर जाना पड़ता है। वो सब लोग एस्केप पॉड के अंदर तो चले गए थे, लेकिन एस्केप पॉड का लीवर बाहर से खुला था, इसलिए यहाँ पर एक आदमी अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए उन सारे लोगों को इस पॉड के अंदर जाने का कहता है और खुद शिप के अंदर रहकर ही एस्केप पॉड को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वो तो शिप के अंदर ही मर चुका था। लेकिन एस्केप पॉड में भी जान बचाकर आ जाना उनके लिए सेफ नहीं था, क्योंकि अब एस्केप पॉड का पैराशूट भी खराब था और मिच यहाँ बहुत ही होशियारी का मुजाहरा करते हुए जल्दी से शिप के दूसरे पैराशूट को ऑन करता है, जिसकी हेल्प से वो बामुश्किल ही सही पर जमीन पर लैंड कर चुके थे और इस लैंडिंग प्रोसेस में भी उनका एक आदमी मारा जा चुका था। वो सब लोग अब म्यूटेंट्स के शहर में थे, यानी उस शहर के अंदर थे जहाँ पर वो एलियन शिप थी। वहाँ आने पर हर जगह खौफनाक मंजर था, जगह जगह बहुत से स्केलेटन्स पड़े हुए थे। उन लोगों का यहाँ आकर पहला मिशन उस टनल को ढूंढने का था जिसके जरिए वो मशीन तक पहुंच सकते थे, यानी इवल शिप तक पहुंच सकते थे और वो लोग ये काम जल्द ही कर लेते हैं। और अब वो सब लोग उस टनल में मौजूद एक लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे थे।
और यहाँ पहले आदमी के उतरते ही चारों तरफ से म्यूटेंट्स ने उन पर अटैक कर दिया था। वो आदमी बहुत मुश्किल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर वहाँ से भाग रहा, लेकिन बहुत से म्यूटेंट्स चारों तरफ से उसके पीछे थे। यहाँ लिफ्ट के ऊपर बहुत से लोग मौजूद थे और उस लिफ्ट के जल्दी से नीचे उतरने पर वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे एक मिनट के लिए मॉन्क के पास से सारे के सारे म्यूटेंट्स हट चुके थे। लेकिन अगले ही सेकेंड वो म्यूटेंट्स दोबारा लड़ाई के लिए ऐसे तैयार थे जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही न हो। और इस सारे प्रोसेस में एक और आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो म्यूटेंट से लड़ सके। उसके हाथ में एक ग्रेनेड था और वो अपने हाथ से वहीं पर ग्रेनेड को छोड़ देता है और अब उस ग्रेनेड के ब्लास्ट होने की वजह से उस जगह पर मौजूद सारे के सारे म्यूटेंट्स मारे गए थे और इस तरह उनकी टीम बच गई थी। लेकिन वो आदमी जो कि इंजर्ड था और जिसके हाथ में ग्रेनेड था, वो आदमी खुद मारा गया था। सारी टीम यहाँ पर इकट्ठी होती है और सब लोग मिलकर उन आदमियों के लिए जिन्होंने इस टीम के लिए सेक्रीफाइस किया, ये इंसानों के लिए सेक्रीफाइस किया, उनके लिए प्रे करते हैं। जिसके बाद अब उन्हें अपना मिशन आगे बढ़ाना था। वो लोग फर्दर एक और टनल से होते हुए मशीन के पास तक पहुंच गए थे, जहां जाने पर मंजर ये था कि बहुत से म्यूटेंट्स डेड इंसानों को उस मशीन के अंदर डाल रहे थे। यानी डेड ह्यूमंस को वो म्यूटेंट्स में चेंज करने के लिए उस मशीन के अंदर डाल रहे थे। मिच की नजर यहाँ पर अपने एक सोल्जर साथी पर पड़ी थी, जो कि पहले जंग में उसके साथ था। मिच फील करता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए जल्दी से वो म्यूटेंट्स के पास जाकर उसे बचाकर एक साइड पर लेकर आता है और उससे कुछ बात करता है। लेकिन बात करने के बाद अब उसे रियलाइज हुआ था कि उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो कुछ देर से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो खुद उसे शूट कर देता है। इस सीन में अब हमें दिखाया जा रहा था कि वो सब लोग मिलकर मशीन के हार्ट की तरफ यानी मेन पार्ट की तरफ जा रहे थे, जहाँ जाकर उन्हें वो डिवाइस इंसर्ट करनी थी और उस मशीन को इस दुनिया से बाहर भेजना था। मशीन के मेन पार्ट तक जाने के लिए वो लोग एक ब्रिज के ऊपर से चल रहे थे, जहाँ पर एक लड़की का पाँव स्लिप हो जाता है और वो बिल्कुल उस ब्रिज से नीचे गिरने वाली थी, जहाँ नीचे बहुत से म्यूटेंट्स मौजूद थे जो कि उसे मार देते। सभी लोग उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसी के पास वो डिवाइस थी जिसकी हेल्प से उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करना था। लेकिन जब वो लोग इस काम में फेल हो रहे थे तो उनके साथी उनसे उनका बैग ले लेते हैं। यहाँ क्योंकि उनके 2 टीम मेंबर उस ब्रिज से नीचे ग्राउंड पर गिर चुके थे, इसीलिए बाकी टीम भी अब ग्राउंड पर गिरकर अपने साथियों की हेल्प करने का डिसाइड करती है। और यहाँ आते ही एक आदमी पर एक म्यूटेंट ने अटैक कर दिया था, लेकिन इससे पहले म्यूटेंट और कुछ करता, यहाँ पर दूसरा आदमी अपने बॉम्ब की हेल्प से उस म्यूटेंट को मार देता है। यहाँ म्यूटेंट्स और इंसानों के दरमियान में जबरदस्त फाइट चलती है, जिसके नतीजे में इंसान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और म्यूटेंट्स अब उनको मशीन के अंदर लेकर जा रहे थे। यहाँ एक सिविलियन ही थी जो कि म्यूटेंट के हाथों बच चुकी थी। जिसके बाद अब हम देख रहे थे कि यहाँ एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर मिच भी पहुंच चुका था, जो कि पहले अपने एक पुराने साथी को बचाने के लिए अपनी टीम से बिछड़ा था। सिविलियन यहाँ मिच को सारी स्टोरी बताती है, जिसके बाद मिच जमीन के ऊपर से क्रॉनिकल के पेजेस इकट्ठे करता है और यहाँ पर सिविलियन को पढ़ने के लिए कहता है। सिविलियन उसे बताती है कि वो मॉन्क होने के बावजूद इन क्रॉनिकल के पेजेस को नहीं पढ़ सकती, जिसे सुनते ही अब मिच को गुस्सा आ चुका था। जिसके बाद वो लोग एक प्लान करते हैं, उन्हें अपनी टीम को बचाना था और यहाँ पर मिच ग्रेनेड को पाइप में डालकर एक ऐसी जगह पर लगाता है जहाँ से वो म्यूटेंट्स इंसानों को मशीन के अंदर लेकर जा रहे थे। उस बॉम्ब के वहाँ पर लगाने से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो गेट अब खुल चुका था जहाँ से म्यूटेंट इंसानों को अंदर लेकर जाते थे। और वहाँ जाते ही वो फाइनली अपने साथियों को बचा चुके थे, जिन्हें वो म्यूटेंट अब उस पिट में डालने वाले थे, जहाँ से इंसानों को म्यूटेंट में चेंज किया जाता था। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि वो सारी टीम किसी न किसी तरह सिविलियन के साथ एक और लड़की को मशीन के मेन पार्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंसानों ने अब उस मशीन के मेन पार्ट तक आने का म्यूटेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। लेकिन म्यूटेंट्स कौन सा हार मानने वाले थे, वो लोग भी उस रास्ते को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते हुए अब एक आदमी उस जगह पर जाता है जहाँ से म्यूटेंट अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वो म्यूटेंट्स को ब्लास्ट करना चाहता था। जाने से पहले वो मिच को सल्यूट करता है और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके नतीजे में अब मिच उस पिट के अंदर गिर चुका था, जिस पिट में इंसान म्यूटेंट बनते थे। वो वहाँ जाकर एक जाली नुमा प्लेट के ऊपर गिरा था, जिस पर गिरते ही उसके हाथ और पाँव बंध चुके थे।
जिसके बाद अब उसकी बॉडी में एक अजीब सा फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है। और इससे पहले कि अब वो मशीन मिच की आइज को डिस्ट्रॉय करती, मिच किसी न किसी तरह अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो गया था। वो जल्दी से खड़ा होता है और मशीन के उस पार्ट को फायर करता है जिसने उसे इंजेक्ट किया था। जिसके बाद अब फाइनली मिच सवेरियन और दूसरी लड़की के पास पहुंच चुका था जो कि मशीन के मेन पार्ट में थी। पहले तो वो मिच को देखकर शॉक हो गई थी क्योंकि मिच बिल्कुल एक म्यूटेंट की तरह दिख रहा था। लेकिन फिर जब मिच उन्हें बताता है कि वो एक म्यूटेंट नहीं है और वो उनका टेस्ट लेती हैं तो वो फिर रिलैक्स होती हैं। जिसके बाद अब हम देख रहे थे कि मिच उस मशीन के अंदर फाइनली उस डिवाइस को फिट कर चुका था जिस डिवाइस से इस मशीन ने अर्थ से ऊपर चले जाना था। लेकिन जिस तरह हमें पहले पता है कि उन्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए एक की चाहिए जो कि उनके पास नहीं थी। और इतने में ही यहाँ पर अब ग्रेट मॉन्क आ चुके थे जो कि न्याग डेम के डिसेंडेंट थे। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह म्यूटेंट में चेंज हो चुके हैं और वो आते ही सवेरियन पर अटैक कर देते हैं। सवेरियन उन्हें मारना चाहती थी लेकिन क्योंकि वो उनके मॉन्क थे वो उसे नहीं मार पाई थी। और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो मॉन्क जो कि अब एक म्यूटेंट था वो सवेरियन को पूरी तरह मार चुका था। जिसको मारने के बाद अब वो म्यूटेंट मॉन्क मिच को मारने के लिए आगे बढ़े थे। मिच भी हार मानने वाला नहीं था, वो मॉन्क से अच्छी तरह लड़ता है क्योंकि वो पहले भी सोल्जर था, उसके लिए काम मुश्किल नहीं था। और लड़ाई करते करते उसे क्रॉनिकल के पेजेस से एक क्लू मिलता है। वो अपनी होली सॉर्ड को गौर से देखता है जिसके ऊपर की का पैटर्न बना हुआ था, वैसा ही पैटर्न जैसा पैटर्न बुक के अंदर बना हुआ था। वो जल्दी से खड़ा होता है और अपनी सॉर्ड से मॉन्क म्यूटेंट को मारते हुए अपनी सॉर्ड को उस डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर देता है। वो अपनी सॉर्ड को घुमाता है जिससे वो डिवाइस एक्टिवेट हो चुकी थी। यहाँ मशीन के सारे पार्ट्स आपस में जुड़ने लगे थे जैसे वो मशीन बंद हो रही हो। और यहाँ मरते हुए मॉन्क मिच से कहते हैं कि तुम यहाँ से जंप कर दो। वो मॉन्क की बात मानते हुए एक रिवर के अंदर जंप कर देता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे नजर आ रहा था कि वो इवल मशीन अब जमीन से बाहर स्पेस में जा रही थी। यानी अब उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। मिच ने फाइनली इस मैनकाइंड को बचा लिया था जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।